हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी पेपर की जो फर्स्ट यूनिट है उसके सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में हमने ओरिजिन्स ऑफ आइडिया में देखा था कि इंडिया में कैसे डेमोक्रेसी आई और ग्रीस में कैसे डेमोक्रेसी आई। आज के वीडियो में हम मॉडर्न टाइम में डेमोक्रेसी में क्या क्या इनोवेशंस हुए उसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। मॉडर्न डेवलपमेंट्स बेसिकली हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मॉडर्न डेमोक्रेसी हैज emerged as the predominant form of government in the 21st century, characterized by regular and competitive elections based on universal suffrage, liberal democracy। आधुनिक समय की जो लोकतंत्र है उसको बेसिकली हम बहुत ही 21st सेंचुरी की बहुत ही ताकतवर एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के रूप में हम इसको देख सकते हैं, और इसकी जो विशेषताएं हैं वो हैं रेगुलर और कम्पिटेटिव इलेक्शंस जो कि लड़े जाते हैं सार्वभौमिक मताधिकार पे, यानी कि हर कोई 18 साल का व्यक्ति इन इलेक्शंस में वोट कर सकता है, जो कि विशेषता है डेमोक्रेटिक लिबरल डेमोक्रेसी की। ठीक है, यानी कि मॉडर्न समय में, आज आधुनिक समय में एक नए तरीके, ग्रीक और एशियंट इंडिया में हम लोगों ने किस टाइप का लोकतंत्र देखा, एक तरीके से प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखा हमने, कि लोगों की छोटी छोटी असेंबलीज होती थी और लोग डिसीजंस लेते थे डायरेक्ट, वो लोग रूल करते थे। लेकिन आधुनिक समय में वो जो प्राचीन समय में लोकतंत्र का स्वरूप था वो बदल गया। अब क्या हो गया, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हो गई है, प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र बन गया, जहां पे लोग वोट दे करके अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और वो उनके बेस पर कानून बनाते हैं। ठीक है, द फोर मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी आर क्लासिकल डेमोक्रेसी, प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी, डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी एंड पीपल डेमोक्रेसी। अगर हम जानने और समझने की कोशिश करें कि डेमोक्रेसी के कितने प्रकार हो सकते हैं या कितने मॉडल हो सकते हैं, तो इसको हम चार भागों में बांट सकते हैं। एक तो है शास्त्रीय लोकतंत्र, दूसरा है सुरक्षात्मक लोकतंत्र, विकासात्मक लोकतंत्र और लोगों का लोकतंत्र यानी कि पीपल्स डेमोक्रेसी। तो चलिए हम इनको एक एक को समझने की कोशिश करते हैं। क्लासिकल डेमोक्रेसी तो जैसा कि हमने देखा कि इसके जो रूट्स हैं वो पाते हैं हम पोलिस में, और जो सिटी स्टेट थे दो एशियन ग्रीस के, और जो भारत में भी सभा और समिति होती थी उनमें हम इसको पाते हैं। ठीक है, और और स्पेसिफिकली कहाँ पे, ग्रीस में, एथेंस में। ठीक है, तो एथेनियन जो डेमोक्रेसी थी विच फ्लोरिश ड्यूरिंग द 4th and 5th सेंचुरी बीसी, पांचवी और चौथी और पांचवी शताब्दी में हम बोल सकते हैं ये फली फूली। ठीक है, और डिपिक्टेड एज द इप्टोम ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड अ मॉडल ऑफ प्योर और आइडल पॉपुलर पार्टिसिपेशन, जो कि एकदम लोकतंत्र का शुद्धतम रूप था, प्रत्यक्ष लोकतंत्र था। ठीक है, ग्रीस की जो डेमोक्रेसी थी वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र था, और उसमें लोगों की जो भागीदारी थी वो सबसे ज्यादा थी, आज के टाइम से भी ज्यादा। ठीक है, दूसरा है प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी। प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी जो बेसिकली है ड्यूरिंग द रिवाइवल ऑफ डेमोक्रेटिक आइडियाज इन 7th and 18th सेंचुरी, द कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी टुक अ डिफरेंट फॉर्म कंपेयर टू क्लासिकल डेमोक्रेसी इन एशियंट ग्रीस। तो हम लोगों ने लास्ट यूनिट में जब डिस्कस किया था कि किस प्रकार से एथेंस के बाद वहां से डेमोक्रेसी हट करके मोनार्की आ गई थी, और जब मोनार्की को जब एनलाइटनमेंट पीरियड के बाद फिर से 16वीं 17वीं शताब्दी के आसपास फिर से दोबारा से डेमोक्रेसी को जो है ज्यादा लोगों के बीच में फिर से ये डेमोक्रेटिक कंसेप्ट आया, जहाँ पे हम लोगों ने जॉन लॉक के बारे में पढ़ा था कि कैसे उन्होंने जेएस मिल, रूसो के बारे में हम के आइडियाज हमने पढ़े थे कि फिर से उन्होंने डेमोक्रेसी को पुनर्जीवित किया। ठीक है, लेकिन ये डेमोक्रेसी जो थी वो अलग थी जो प्राचीन समय में थी। ठीक है, प्राचीन यूरोप में जो थी, प्राचीन ग्रीस में जो थी, वो उससे अलग वाली थी ये। ठीक है, इट शिफ्टेड फ्रॉम बीइंग primarily a means of public participation in political life to a mechanism for safeguarding citizens against government overreach,
thus giving rise to the notion of protective democracy. तो बेसिकली ये वाली डेमोक्रेसी कैसी थी? ये वाली पहले वाली में क्या थी? ज्यादातर फोकस किया जाता था किस पे? लोगों के पार्टिसिपेशन पे, क्योंकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र था। ठीक है, तो पॉलिटिकल अभी में क्या जो बाद की जो 16वीं और शताब्दी 17वीं शताब्दी की जो डेमोक्रेसी उभर करके सामने आई वो कैसी थी? उसमें लोगों को गवर्नमेंट से ही सेफगार्ड प्रोवाइड करने के लिए ये आई कि लोग गवर्नमेंट जो है, क्योंकि मैंने बताया ना कि मोनार्की आ गई थी, फिर फ्यूडलिज्म आ गया था, पोपशाही आ गई थी, तो वो जो कानून बनाते थे वो भी एक तरीके का गवर्निंग सिस्टम ही था। तो वो जो गवर्नमेंट थी उनसे बचाने के लिए, सेफ गार्ड करने के लिए, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए ही ये लोकतंत्र, जो आधुनिक लोकतंत्र है, वो सामने उभर कर आया, और इसको हम प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी बोलते हैं। यानी कि इस तरह की डेमोक्रेसी में, जो आधुनिक डेमोक्रेसी है, वो लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए आई, और इसमें जो है लोगों की फ्रीडम पे ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा। ठीक है, तो जो अर्ली लिबरल थिंकर्स थे, अर्ली लिबरल थिंकर्स रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ सिस्टम दैट वुड प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स फ्रॉम आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज ऑफ पावर। तो जो शुरुआती जो उदारवादी विचारक थे, उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश की जो कि जो व्यक्ति जो थे उनको जो जिसके पास सत्ता होती थी उसकी उस सत्ता की पावर से बचा सके। ठीक है ना, कि कोई भी ऐसा निर्णय ना ले सके वो सत्ता, वो गवर्नमेंट, जो लोगों के अधिकारों का हनन करे। ठीक है, दे sought टू क्रिएट अ फ्रेमवर्क वेयर सिटीजन्स कुड एक्सरसाइज देयर नेचुरल राइट्स विदाउट undue interference from the government. The idea of protective democracy resonated with these thinkers as it associated with their objective of establishing a broader sphere of individual freedom. तो इस टाइम पे जो ये प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी थी, इसमें क्या हो गया, ये एक तरीका जो सुरक्षात्मक लोकतंत्र का जो विचार था, इसमें विचारकों के साथ इन्होंने किस पे? व्यक्तिगत स्वतंत्रता पे ज्यादा ध्यान दिया। ठीक है, और ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश की जहां पे व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों का क्या हो सके? कि सुरक्षा हो सके। जैसे कि जॉन लॉक ने 3 अधिकार, प्राकृतिक अधिकार माने हैं: राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम, राइट टू प्रॉपर्टी। तो इन अधिकारों का की सुरक्षा हो सके, इसीलिए एक ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश की। ठीक है, एज डेमोक्रेटिक थ्योरीज इवोल्व्ड, the focus on safeguarding individual rights and interest expanded to include the growth and progress of both individuals and communities. अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए मैं बता दूं, जो पहली वाली जो डेमोक्रेसी थी जो एशियन टाइम में, उसमें क्या कम्युनिटी के लिए सारे डिसीजंस लिए जाते थे। ठीक है, पूरे कम्युनिटी के इंटरेस्ट के लिए सारे डिसीजंस होते थे, तो इंडिविजुअल्स पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। एक व्यक्ति का क्या इंटरेस्ट है उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र था। लेकिन आधुनिक लोकतंत्र में क्या होने लगा? व्यक्तियों पे ज्यादा ध्यान देने लगा। सामूहिक स्वतंत्रताओं की बजाय सामूहिक इंटरेस्ट की बजाय व्यक्तिगत इंटरेस्ट पे ज्यादा ध्यान देने लगे। ठीक है, और डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी में क्या किया जाता है कि इंडिविजुअल के साथ साथ कम्युनिटीज का भी, समुदायों के इंटरेस्ट पर भी, उनकी ग्रोथ पे भी, उनकी प्रोग्रेस पे भी ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, this gave rise to a new framework of democratic governance known as development democracy, developed by Rousseau. In essence, citizens were considered truly free only when they actively and consistently engaged in shaping the life of their community. रूसो ने ये डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी का कंसेप्ट दिया, जिसमें नागरिकों को वास्तव में तभी स्वतंत्र माना जाएगा जब वे सक्रिय रूप से और लगातार अपने समुदाय के जीवन को आकार देने में एक्टिव रहेंगे। तभी उसको माना जाएगा डेमोक्रेटिक, तभी वो अच्छी डेमोक्रेसी मानी जाएगी। ये किसका विचार था? रूसो का ये विचार था। ठीक है, जॉन लॉक ने क्या? व्यक्तिगत स्वतंत्रता पे ध्यान दिया। फिर एक कंसेप्ट आया रूसो ने क्या कहा? व्यक्तियों के साथ साथ समुदाय के बातों पर भी
के इंटरेस्ट पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, समुदाय की ग्रोथ पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, उसकी प्रोग्रेस को भी देखना चाहिए, ना कि सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत अपने अधिकारों के साथ साथ अपनी प्रोग्रेस के साथ साथ कम्युनिटी की भी ग्रोथ और प्रोग्रेस पर ध्यान दे। यही एक सही मायने में लोकतंत्र है। Rousseau's ideas challenge the traditional notion of democracy as simply a system of governance and propelled it towards a more transformative vision. रूसो के विचारों ने जो पुराना वाला लोकतंत्र था उसकी पारंपरिक जो धारणा थी, जिसमें केवल और केवल शासन की एक प्रणाली ही था, वो उसको चुनौती दी। जैसे कि उसमें सिर्फ और सिर्फ पहले वाला लोकतंत्र किस पे आधारित था कि सिर्फ डिसीजंस लिए जाते थे किससे संबंधित, कानून बनाने से संबंधित और न्याय देने से संबंधित। ठीक है, उसमें सिर्फ और सिर्फ लीगल लॉ मेकिंग और जो है जस्टिस से रिलेटेड एक्टिविटीज शामिल थी, उसी से रिलेटेड जो है लोग डिसीजंस लेते थे। लेकिन जो रूसो के के विचार आए लोकतंत्र पे, उन्होंने जो पुराने वाली जो थी ट्रेडिशन जो डेमोक्रेसी थी उसको चुनौती दी। ठीक है, इन डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी द एम वाज टू फोस्टर द हाईएस्ट एंड मोस्ट हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज। इस तरह की डेमोक्रेसी में किस पर ज्यादा ध्यान दिया गया? व्यक्तिगत क्षमताओं के उच्चतम और सबसे सामंजस्यपूर्ण विकास को के बढ़ावे की बात की गई। ठीक है, by actively participating in political life, citizens not only enhanced their understanding but also strengthened their sensibilities, contributing to their personal growth and the advancement of community. ऐसा करने से क्या होगा कि राजनीतिक जीवन में सक्रिय रूप से भाग लेकर नागरिक न केवल अपनी समझ को बढ़ाएंगे बल्कि अपनी संवेदनाओं को भी मजबूत करेंगे, जिससे क्या होगा, उनके व्यक्तिगत विकास और समुदाय की उन्नति में योगदान मिलेगा। ठीक है, द टर्म पीपल्स डेमोक्रेसी ओरिजिनली originated from the orthodox communist regimes that emerged following the second world war, modeled after the soviet model. जो पीपल्स डेमोक्रेसी है, जो हम 4 मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी की जो हम बात कर रहे हैं, तो जिसमें से फोर्थ वाला जो मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी है पीपल्स डेमोक्रेसी, उसको हम कहाँ देखते हैं? वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उभर करके सामने आता है। और किसके आइडियाज पे बेस्ड था? मार्क्स के आइडियाज पे बेस्ड था। ठीक है, इसको हम सोशलिस्ट डेमोक्रेसी भी बोल सकते हैं एक तरीके से। इसमें मार्क्स का क्या मानना था? मार्क्स बिलीव दैट ओवरथ्रो ऑफ कैपिटलिज्म वुड सर्व एज द कैटलिस्ट फॉर द एमरजेंस ऑफ जेन्युइन डेमोक्रेसी। उनका ऐसा, जो अभी तक की जो हम डेमोक्रेसी जो हमने 3 प्रकार पढ़े, या स्पेशली जो मॉडर्न डेमोक्रेसी के जो हमने 2 प्रकार पढ़े हैं, उनमें वो किस पे बेस्ड थे? वो लिबरलिज्म पे बेस्ड थे, उदारवाद पे आधारित थे। और उदारवाद का पहला क्या जो प्रमुख उसका घटक है, एलिमेंट है, वो क्या है? व्यक्ति की स्वतंत्रताओं पे ध्यान ज्यादा बल देता है, और इसमें की कैपिटलिज्म को वो बढ़ावा देते हैं। ठीक है, जहां पे व्यक्ति आजाद है, कुछ भी करने के लिए, कुछ भी एस्टेब्लिश करने के लिए आजाद है। लेकिन मार्क्स क्या बोलते हैं? मार्क्स का हिसाब है, यानी कि पीपल्स डेमोक्रेसी में क्या है, बेसिकली इंडिविजुअल पे ध्यान ना दे करके पूरे समुदाय पर ही ज्यादा ध्यान दिया जाता है। जैसा कि हमने रूसो ने क्या किया, दोनों पे ध्यान दिया, व्यक्ति पर भी और समुदाय पर भी। लेकिन पीपल्स डेमोक्रेसी में क्या है, व्यक्ति को समुदाय का ही हिस्सा मान लिया जाता है और लोगों को उनकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से काम करने के लिए बोला जाता है, और डिसीजंस भी सबके लिए लिए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति के हिसाब से निर्णय नहीं लिए जाते पीपल्स डेमोक्रेसी में। और इस तरह के मॉडल्स हमें कहाँ देखने को मिले? रूस की क्रांति के बाद जब हम देखते हैं सोवियत यूनियन, सॉरी, रसिया में, यूएसएसआर में और चाइना में, इस तरह की चीजें हम लोगों को देखने को मिलती हैं। सम ऑफ द मॉडर्न डेवलपमेंट्स इन डेमोक्रेसी। अभी हम देखते हैं कि मॉडर्न डेमोक्रेसी में कुछ नए नए क्या क्या प्रकार उसमें ऐड हो गए हैं, कौन कौन से विकास हुए हैं, उसमें कौन कौन से डेवलपमेंट्स आए हैं। ठीक है, सबसे पहला जो है कि आज की जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है वो क्या है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी सिटीजंस पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस।
दिस इज यूजुअली डन थ्रू रेफरेंडम्स, इनिशिएटिव्स और टाउन हॉल मीटिंग्स। तो आज की मॉडर्न जो डेमोक्रेसी थी, जो हम स्विट्जरलैंड में देखते हैं आज के समय में भी, समकालीन समय में भी, वहां पे क्या था, रेफरेंडम के द्वारा, इनिशिएटिव्स के द्वारा और टाउन हॉल के द्वारा लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते थे, डायरेक्ट, इसीलिए इसको डायरेक्ट डिसीजन, डायरेक्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं। ठीक है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी हैज बिकम मोर प्रिवेलेंट in modern times, especially with the rise of internet, which makes it easier for people to participate in decision making process remotely। आज के टाइम में इस प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी को, प्रत्यक्ष लोकतंत्र को और अधिक प्रचलित करने में सबसे ज्यादा, अगर हम बोल सकते हैं, योगदान दिया है, तो वो है इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू क्या होता है, लोगों की मांग पूछी जाती हैं, लोगों की डिमांड्स पूछी जाती हैं, तो लोग जो है सरकार तक अपनी बातें पहुंचाने में सक्षम हो पाए हैं और एक तरीके से वो डिसीजन मेकिंग में शामिल हो पा रहे हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। Electronic voting has become increasingly common in modern democracies, making it easier, more efficient for citizens to vote। आज के टाइम में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो गई है, मशीनों के द्वारा मतदान किया जाता है ना, वो वैसा वाला पर्ची वाला सिस्टम नहीं रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हैज बीन यूज्ड इन मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएस, ब्राजील, इंडिया। तो इंडिया में भी ऑब्वियसली, हमारे यहाँ पर भी हम ईवीएम के थ्रू वोटिंग करते हैं। तो मॉडर्न डेमोक्रेसी की एक विशेषता क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। ठीक है। प्राचीन समय में तो क्या था, वो थोड़े से लोग होते थे, तो वहीं पर बैठ करके वो हाथ उठा लो भाई, कौन इस बात से सहमत करता है या कौन नहीं करता, तो वहीं से ऐसे ही पता चल जाता था। लेकिन मॉडर्न डेमोक्रेसी में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग आ गई है। ठीक है। multiculturalism and diversity. In modern democracy, there is a growing recognition of the importance of diversity and multiculturalism. Diversity का मतलब क्या होता है, बहुत सारी विविधता। ये सोसाइटी, आज की सोसाइटी कैसी हो गई है, बहुत विविध हो गई है। लोगों, अलग अलग तरह के लोग हैं, उनकी विचारधाराएं अलग हैं, उनका रहन सहन अलग है। अगर हम भारत की ही बात करें तो बहुत सारे धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं, धर्मों के अंदर में भी बहुत ज्यादा डिवीजन है, और अलग अलग स्टेट में भी जो है चीजें बदल जाती हैं। तो बहुत ज्यादा मल्टीकल्चरलिज्म है, बहुत सारी संस्कृतियां हैं, बहुत सारी विविधताएं हैं। तो many countries have implemented policies to promote diversity and ensure that minority groups have voice in the government। तो ऐसा ना हो कि इस मल्टीकल्चरलिज्म में, इस डाइवर्सिटी में, जो ग्रुप सबसे बड़ा है वो जो सबसे छोटा ग्रुप है उसको ना दबा दे। तो बहुत सारी गवर्नमेंट इससे भी निपटने के लिए जो है काम कर रही हैं और ऐसी कानून बनाती हैं। आज के समय की जो लोकतंत्र है उसमें जो माइनॉरिटीज हैं वो भी गवर्नमेंट में डिसीजन मेकिंग में भाग ले सके। ठीक है। ये आज की डेमोक्रेसी की विशेषता है। फिर है डिसेंट्रलाइजेशन। आज की जो डेमोक्रेसी है वो डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पावर्स फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू लोकल गवर्नमेंट्स। केंद्रीय सरकार से स्थानीय सरकारों तक शक्तियों का विभाजन। ठीक है। इट कैन हेल्प टू प्रमोट डेमोक्रेसी बाय गिविंग सिटीजन्स मोर से इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। क्योंकि जो स्थानीय गवर्नमेंट होती है उन्हीं में तो लोग ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पंचायत, आज के टाइम में भी क्या है, पंचायत सिस्टम है। पंचायतों में कौन मेंबर होते हैं, गांव वाले ही चुनते हैं। 5 मेंबर जो सरपंच के साथ में जो होते हैं उनका भी चुनाव होता है, और लोग जो है डायरेक्ट उसमें अपनी बातें पहुंचा सकते हैं, इंस्टीड कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रोच करें। तो डिसेंट्रलाइजेशन होता है, यहाँ पे पावर्स को डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है। सोशल मीडिया हैज बिकम अ पावरफुल टूल फॉर प्रमोटिंग डेमोक्रेसी एंड सिटीजन पार्टिसिपेशन। आज के टाइम में सोशल मीडिया के द्वारा हमें हर इंफॉर्मेशन मिल जाती है, सरकार क्या काम कर रही है, क्या नहीं कर रही है, या किसी पर भी वोटिंग भी ले लेती है सरकार कभी किसी मुद्दे पर, या बहुत सारे टीवी चैनलों पे, न्यूज चैनलों पे भी वोटिंग ली जाती है कि सरकार ने ये कानून पास किया है तो इस पे जनता क्या सोचती है। ठीक है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स allow citizens to share information and ideas, mobilize support for causes and hold governments accountable। सोशल मीडिया के तहत ही जो है लोग, सिटीजन्स जो है अपना, वो क्या करते हैं, अपने विचारों को साझा करते हैं, मुद्दों को, कोई भी जो मुद्दा है उस पे सरकार जो है समर्थन जुटा सकती है, या सरकार, और ऐसे क्या होता है, सरकार जवाबदेह बनती है।
सोशल मीडिया पे क्वेश्चनिंग करके और वो सब करके, पॉलिटिकल डिबेट्स करके, तो क्या होता है, सरकार के ऊपर क्वेश्चंस उठाए जाते हैं, तो सरकार को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है कि ऐसा काम, फॉर एग्जाम्पल आप इस ऐसे समझिए कि कहीं पे कोई दुर्घटना हो जाती है तो सोशल मीडिया पे कैसे वो न्यूज पूरा स्प्रेड हो जाती है ना। तो इसमें क्या हो जाती है, सरकार से सब लोग पूछेंगे ना, भाई ये कहाँ कहाँ हो गया है, किसी शहर में इस तरह की घटना हो गई है तो सरकार क्या कर रही थी। तो इस तरीके से लोगों के व्यूज भी जाने जाते हैं सोशल मीडिया के तहत, ठीक है। ओवरऑल मॉडर्न डेवलपमेंट्स इन idea of democracy reflect a growing recognition of the importance of citizen participation, diversity and accountability of government। हम ऐसा कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र, आज के समय का जो लोकतंत्र है, उसमें आधुनिक विकास में सरकार और नागरिक की भागीदारी, विविधता और जवाबदेही की महत्व को बढ़ाती है और उसको मान्यता प्रदान करती है, ठीक है। कि जो सरकार है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। Deliberative democracy. This is a form of democracy that emphasizes the importance of informed and respectful public deliberation. Deliberative democracy involves citizens coming together to discuss and debate policy issues in a structured and respectful way with the aim of reaching a consensus or compromise। जो विचार विमर्श लोकतंत्र है, यह लोकतंत्र का एक ऐसा रूप है जो सूचित और सम्मानजनक सार्वजनिक विचार विमर्श को के महत्व पर जोर देता है। और विचार विमर्श लोकतंत्र में आम सहमति या समझौते पर पहुंचने के उद्देश्य से नागरिकों को संचरित और सम्मानजनक तरीके से नीतिगत मुद्दों पर चर्चा और बहस करने के लिए एक साथ आना शामिल है। डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी में क्या होता है, जनता को भी किसी मुद्दे पर विचार विमर्श के लिए बुलाया जाता है और उस पर विचार विमर्श किए जाते हैं। पार्टिसिपेटरी बजटिंग, ये भी एक आधुनिक लोकतंत्र की विशेषता है। दिस इज अ प्रोसेस वेयर सिटीजन्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन डिसाइडिंग हाउ पब्लिक फंड शुड बी स्पेंड। Participatory budgeting has been used in many cities around the world and it is seen increase citizen engagement and transparency in government spending। बेसिकली ये क्या होता है, इंडिया में तो नहीं है पार्टिसिपेटरी बजटिंग, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज में ये है कि लोगों से पूछा जाता है कि कितना बजट कहाँ पे वो करना चाहिए, उस कितना बजट कौन सी फील्ड में खर्च किया जाना चाहिए, लेकिन उसमें जनता से पूछा जाता है, ठीक है। Open government. This type of government refers to the idea of making government more transparent, accountable and accessible to citizens। इस तरीके की सरकार में क्या होती, ये सरकारें जो है और भी अधिक पारदर्शी होती हैं, जवाबदेही होती हैं और नागरिकों के लिए बेसिकली क्या बनाया जाता है कि नागरिक उस सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए किसी भी रोक टोक का, किसी भी बाधा का सामना नहीं करते हैं। दिस कैन इंक्लूडिंग मेकिंग गवर्नमेंट आइडिया डाटा अवेलेबल ऑन द पब्लिक, प्रोवाइडिंग एक्सेस टू गवर्नमेंट मीटिंग्स एंड डॉक्यूमेंट्स एंड एनेबलिंग सिटीजन पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो आरटीआई वाला है कि हम आरटीआई लगा करके कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, कोई भी डाटा हम निकाल सकते हैं, किसी भी पॉलिसी से संबंधित कहीं भी किसी भी चीज के ऊपर हम किसी भी तरीके की जानकारी क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है ये होता है गवर्नमेंट का ओपन स्वरूप, खुली सरकार। फेमिनिस्ट डेमोक्रेसी, दिस इज फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी that emphasizes the importance of gender equality and women participation in political decision making। women feminist democracy में क्या होता है, नारियों की जो है, महिलाओं की भागीदारी पर महत्व देता है और जेंडर इक्वालिटी पर ज्यादा फोकस करता है। यानी कि ऐसा ना हो कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ मेल ही शामिल हो। ऐसा कब होता था, ग्रीस में, हम एशियन टाइम में देखते थे कि सिटीजन किसको माना जाता था, सिर्फ और सिर्फ मेल को, और वुमेन्स को तो सिटीजन ही काउंट नहीं किया जाता था और वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट ही नहीं करती थी, ठीक है। फेमिनिस्ट डेमोक्रेसी recognizes that women have often been marginalized in traditional democratic structures। जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, अभी ग्रीस में क्या होता था,
सिक्स टू प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड वुमेन्स राइट्स। और ऐसा किस लिए किया जाता है, ताकि जो जेंडर इक्वलिटी है वो बढ़ सके और वुमेन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। ओवरऑल दीज मॉडर्न डेवलपमेंट्स इन आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी रिफ्लेक्ट अ ग्रोइंग रिकॉग्निशन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ सिटीजन पार्टिसिपेशन, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी इन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। ऐसा करने से क्या होता है कि लोकतंत्र में आज की जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है उसमें क्या रिफ्लेक्ट होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ सिटीजन पार्टिसिपेशन की, लोगों की भागीदारी कितनी ज्यादा जरूरी है, ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता कितनी महत्वपूर्ण है, अकाउंटेबिलिटी कितनी ज्यादा जरूरी है, जो आजकल की आधुनिक लोकतांत्रिक सरकारें हैं या गवर्निंग सिस्टम है उसमें। फिर है ट्रांसनेशनल डेमोक्रेसी। दिस इज अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी दैट emphasizes द इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग एट द ग्लोबल लेवल। आज के टाइम में ट्रांसनेशनल डेमोक्रेसी की भी बात हो रही है। ट्रांसनेशनल डेमोक्रेसी का मतलब हुआ कि जो ग्लोबल लेवल पे जो सिस्टम्स हैं, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है या जो भी जो फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशंस हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, WTO हो गया, वहां पर भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज को फॉलो किया जाना चाहिए। ठीक है, तो it involves efforts to enhance democracy in international organizations such as United Nations and to create new forms of global governance that are more democratic and accountable। इन सारे जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी कंट्रीज मेंबर होती हैं, तो उनसे रिलेटेड जो डिसीजन लिए जाते हैं, तो ऐसा ना हो कि इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जो पावरफुल कंट्रीज हैं वही सब डिसीजंस ले। फॉर एग्जाम्पल अभी यूनाइटेड नेशंस में जो है चेंजेस की बात हो रही है, जो P5 है, जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं, उनके अलावा सिक्योरिटी काउंसिल में बाकी मेंबर्स को भी परमानेंट जो है सदस्यता मिलनी चाहिए। ठीक है, तो सिक्योरिटी काउंसिल में चेंजेस की बात हो रही है। तो ये सब चीजें क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वहां पर भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज को फॉलो किया जा सके। क्योंकि 5 जो P5 मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, वो क्या है, वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो बहुत पावरफुल कंट्रीज हैं, USA, रसिया, है ना। तो बात ये हो रही है कि भाई जब पूरे वर्ल्ड में जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको भी तो हिस्सा बनना चाहिए इसमें डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, तो इस तरह की ट्रांसनेशनल डेमोक्रेसी भी आज की जो आधुनिक लोकतंत्र है उसकी एक विशेषता है। अच्छा, बेस्ड ऑन द अबव फीचर्स एंड मीनिंग एंड significance of liberal democracy are subjects of disagreement among theorists। और ये इस तरीके के जो डेमोक्रेसी अभी जो हमने विशेषताएं अभी गिनवाई हैं, जो अभी हमने जिसको समझा है, वो उदारवादी लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। ठीक है, और उनके बीच में भी बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स हैं, बहुत सारे थ्योरिस्ट उनको मानते नहीं हैं। ठीक है, लीडिंग टू डिफरेंट इंटरप्रिटेशन एंड पर्सपेक्टिव्स ऑन इट्स कोर एस्पेक्ट्स। तो इससे क्या होता है, जो इसके कोर एस्पेक्ट्स हैं उन पर इंटरप्रिटेशन क्या होती है, व्याख्याएं हैं विभिन्न। ठीक है, वेरियस थ्योरीज टू अंडरस्टैंड लिबरल डेमोक्रेसी इंक्लूडिंग प्लूरलिज्म, एलिटिज्म, कॉर्पोरेटिज्म, न्यू राइट एंड मार्क्सिज्म। इन जो थ्योरीज हैं, ये जो नई थ्योरीज हैं, प्लूरलिज्म, एलिटिज्म और कॉर्पोरेटिज्म, न्यू राइट एंड मार्क्सिज्म, ये जो इस तरीके की जो लिबरल डेमोक्रेसी है इसको बेसिकली क्रिटिसाइज करते हैं एक तरीके से। ठीक है, each of these interpretation offers distinct insights into the functioning and implication of liberal democracy। ये जो इस तरीके के जो व्याख्याएं हैं, वो इस उदारवादी लोकतंत्र की कार्यप्रणाली और उसके जो भी फंक्शंस हैं उसमें अलग अलग अपने विचार इसमें देते हैं। ठीक है, प्लूरलिज्म क्या बोलता है, प्लूरलिस्ट theorists argue that liberal democracy ensure a genuine and healthy dispersal of political power। जो बहुलवादी सिद्धांत हैं उनका तर्क है कि उदार लोकतंत्र जो है राजनीतिक शक्ति का वास्तविक और स्वस्थ फैलाव सुनिश्चित करता है। डिस्पर्सल का मतलब होता है उस किसी चीज को फैलाना। दे व्यू सोसाइटी एज कंपोजिशन ऑफ डाइवर्स इंटरेस्ट ग्रुप्स competing for influence with democratic process providing a platform for the expression and negotiations of these competing interest। प्लूरलिज्म का मानना है कि सिर्फ और सिर्फ ये जो सोसाइटी है, ये जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी होती है, इनमें अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं जो कि कंपीटिंग फॉर इन्फ्लुएंस, जो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए कंपटीशन करते हैं
विद डेमोक्रेटिक प्रोसेस, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ, प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर द एक्सप्रेशन एंड नेगोशिएशन ऑफ दीज कंपीटिंग इंटरेस्ट। और इस प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं इन लोगों को कंपटीशन के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं। ठीक है। Pluralistic emphasize the importance of representation and ability of individuals and groups to participate in decision making process। इस प्रकार से प्लूरलिस्टिक जो है जो एम्फेसाइज करते हैं किस पे, रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन मतलब प्रतिनिधित्व के महत्व पर और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भाग लेने की व्यक्तियों की क्षमताओं, व्यक्तियों और समूहों की क्षमता पर जोर देते हैं। ठीक है। रॉबर्ट डाल इज द वन मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल साइंटिस्ट। इस तरीके की बात को मानने वाले, यानी कि प्लूरलिज्म को फॉलो करने वाले जो एक व्यक्ति हैं वो है रॉबर्ट डाल। रॉबर्ट डाल का क्या उनका क्या मानना है, उन्होंने डेमोक्रेसी और प्लूरलिज्म की स्टडी की और उनकी जो बुक है पॉलियार्ची पार्टिसिपेशन ऑन अपोजिशन 1971 में ये पब्लिश हुई। इसमें डाल एम्फेसाइज करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन एंड एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स एज की एलिमेंट्स ऑफ प्लूरलिस्टिक डेमोक्रेसी। इसमें वो किस पे भाग देते हैं, इसमें वो समावेशी भागीदारी और कई संगठित समूह के अस्तित्व के महत्व पर जोर देते हैं, यानी कि सोसाइटी में सबकी भागीदारी होनी चाहिए और बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स होने चाहिए। ठीक है। He argues that democracy thrives when there is a multitude of interest groups competing for influence। उनका ऐसा मानना है कि डेमोक्रेसी बेहतर रूप से काम तभी कर सकती है जब यहाँ पर बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप हो जो आपस में फ्री जो है कंपटीशन करेंगे। ठीक है। अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए। एंड व्हेन सिटीजंस हैव एम्पल अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन अ पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग, और सिटीजंस के पास, नागरिकों के पास राजनीतिक निर्णय लेने में भाग लेने के लिए पर्याप्त अवसर होंगे, अलग अलग ग्रुप्स होंगे तो क्या होगा, लोगों के पास ज्यादा ऑप्शंस होंगे। ठीक है। एलिटिज्म, इसके अलावा एक और जो डेमोक्रेसी की जो हम फॉर्म बोल सकते हैं या अलग थ्योरी है जो डेमोक्रेसी की, वो है एलिटिज्म। इन कॉन्ट्रास्ट टू प्लूरलिज्म, एलिट थ्योरिस्ट कंटेंड दैट political power is concentrated among a small influential elite within liberal democracy। ये क्या बोलते हैं कि ये गलत है कि डेमोक्रेसी में सबके पास पावर होती है। ये बोलते हैं, एलिटिज्म क्या बोलता है, अभिजात्यवाद क्या बोलता है कि सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ज्यादा पावर होती है। अभिजात वर्ग, एलिट लोग होते हैं, वही लोग इस पे डिसीजन मेकिंग में सबसे ज्यादा, उन्हीं का सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। They argued that despite the appearance of broad participation, key decisions are ultimately made by the privileged one who possesses the resources, connections or expertise to wield significant influence। क्या बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं कि ये गलत बात है कि इसमें डेमोक्रेसी में लोगों का पार्टिसिपेशन तो होता है, पार्टिसिपेशन के बाद लेकिन जो निर्णयों को प्रभावित करते हैं वो लोग कौन है, प्रिविलेज्ड वन, जिनके पास ऑलरेडी पहले से ही पावर थी। फॉर एग्जाम्पल जो इलेक्शंस में इलेक्शंस कौन लड़ सकता है, आम आदमी नहीं लड़ सकते, क्योंकि इलेक्शंस भी सोचो कितना महंगा वाली चीज है, कितना पैसा खर्च करते हैं, तो कौन लड़ता है इलेक्शन, जिसके पास पैसा है, खूब पैसा बहाते हैं। ये सच्चाई है, ये रियलिटी है। ठीक है। तो ऐसे लोग इलेक्शन लड़ते हैं। गरीब जनता तो इलेक्शन नहीं लड़ती है, कोई गरीब तो बनता नहीं है नेता। तो डिसीजन मेकिंग में फिर कौन जाएगा, जिसके पास पैसा है, जिसने पैसा खर्च किया, जिसने इलेक्शन जीता, वो निर्णय ले, तो वो निर्णय किस हिसाब से लेगा, वो अपने हिसाब से लेगा, वो जनता के लिए क्यों निर्णय लेगा। ये तो हम प्रैक्टिकल रूप से देख रहे हैं ना। Elite perspectives question the extent to which liberal democracy genuinely disperses power among the population। जो ये अभिजात वर्ग है, दृष्टिकोण है, वो इस बात पर सवाल उठाते हैं कि उदार लोकतंत्र वास्तव में किस हद तक आबादी के बीच शक्ति का प्रसार करता है। बिल्कुल एकदम सही ये पूछते हैं कि सत्ता पे तो कुछ ही लोगों का जो है दबदबा बना हुआ है, जनता के पास तो कोई शक्ति पावर कुछ है ही नहीं, वरना और इन थ्योरी डेमोक्रेसी क्या है,
गवर्नमेंट ऑफ पीपल, गवर्नमेंट फॉर पीपल, गवर्नमेंट बाय द पीपल, लेकिन ऐसा है नहीं, कुछ ही लोगों के पास पावर होती है। कॉर्पोरेटिज्म, कॉर्पोरेटिज्म क्या होता है? कॉर्पोरेटिस्ट थ्योरिस्ट एम्फेसाइज द रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड एसोसिएशन इन फंक्शनिंग ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। ये क्या बोलते हैं कॉर्पोरेटवादी जो विचारक हैं, वो बोलते हैं कि सोसाइटी में कुछ ऐसे संगठित ग्रुप हैं, कुछ एसोसिएशन हैं, कुछ समूह हैं जो कि इस पर जो लिबरल डेमोक्रेसी है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और उन्हीं के हिसाब से डिसीजंस लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल बिजनेस ग्रुप हो गए, ठीक है, फॉर एग्जांपल किसान समूह हो गए, है ना, ऐसे ऐसे ग्रुप्स। बिजनेस में आप देखिए कि गवर्नमेंट कुछ कुछ पॉलिसी लाती है तो कुछ कुछ बिजनेसमैन को जो है बहुत ज्यादा फायदा होता है। इनडायरेक्टली भी हम देखते हैं ये, अप्रत्यक्ष रूप से भी हमें ये पता चलता है कि फलानी गवर्नमेंट जो है उस बिजनेस के साथ में ज्यादा टाई अप है उसका, तो उसी के हिसाब से पॉलिसीज वो लेकर के आती है। आप लोग न्यूज में काफी ज्यादा सुनते ही होंगे ये तो। दे आर्ग्यू दैट डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस should involve close cooperation and collaboration between the government, business sectors, labor unions and other societal groups। इनका ऐसा मानना है कि सरकार को जो डेमोक्रेसी है उसको सरकार के बीच, बिजनेस सेक्टर के बीच, लेबर यूनियंस और जो बाकी के सोसाइटी के अलग ग्रुप्स हैं उनके बीच में कोलोब्रेशन होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए, ठीक है। Corporatism aims to balance competing interests and promote social harmony by providing these groups with a formal role in policy making। Corporatism का ऐसा मानना है कि इन ग्रुप्स को भी पॉलिसी मेकिंग में शामिल होना चाहिए और इससे क्या होगा, जो प्रतिस्पर्धा होती है उसमें क्या बना रहेगा, बैलेंस बना रहेगा, ठीक है। द न्यू राइट, द न्यू राइट ऑफर्स critique of liberal democracy, particularly in relation to its perceived limitations and potential negative consequences। जो न्यू राइट है उसका क्या मानना है, वो इस लिबरल डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज करते हैं। उनका ऐसा मानना है कि इसमें बहुत सारी लिमिटेशंस हैं और बहुत सारी नेगेटिव चीजें हैं जो लिबरल डेमोक्रेसी है उसमें, ठीक है। न्यू राइट थ्योरिस्ट क्वेश्चन द एफिशिएंसी ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस। ये जो न्यू राइट है वो इसकी जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है इसकी एफिशिएंसी, प्रभावशीलता पर क्वेश्चन करते हैं वो। राइजिंग कंसर्न्स अबाउट शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, और शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग जो है उसके लिए वो चिंतित हैं। और पॉपुलिज्म एंड पोटेंशियल इरोजन ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज, और किसकी बात करते हैं वो कि पारंपरिक जो मूल्य हैं वो जो अभी की जो लिबरल डेमोक्रेसी है वो उनको खत्म करती जा रही है। ये न्यू राइट क्या है, ये नया अधिकार, यहाँ पे इसकी हिंदी व्याख्या गलत है। न्यू राइट जो बेसिकली जो आइडियोलॉजीज हैं, लेफ्ट आइडियोलॉजी और राइट आइडियोलॉजी, ठीक है। तो न्यू राइट में क्या है, राइट विंग वाले और लेफ्ट विंग वाले, ये वो वाली डिबेट है, ठीक है। दे एडवोकेट फॉर more limited government intervention and greater emphasis on individual liberty। ज्यादा से ज्यादा वो गवर्नमेंट की कम भागीदारी पे बात करते हैं कि गवर्नमेंट को कम हस्तक्षेप करना चाहिए और व्यक्ति को ज्यादा स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। अब बारी आती है मार्क्सिज्म की। फ्रॉम अ मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव, लिबरल डेमोक्रेसी इज seen as form of bourgeoisie and capitalist democracy that maintains economic inequalities and serves the interest of the ruling class। मार्क्स का ऐसा मानना है कि जो लोग उदारवादी जो लोकतंत्र है वो बेसिकली बुर्जुआ यानी कि पूंजीवादी लोकतंत्र है, उसमें सिर्फ और सिर्फ असमानताएं हैं और उसमें सिर्फ और सिर्फ वो रूलिंग जो क्लास है वो बुर्जुआजी क्लास है, वो जो है पूंजीवादी क्लास है। और जो ये लिबरल डेमोक्रेसी है वो इसी रूलिंग क्लास के ही इंटरेस्ट पे ज्यादा ध्यान देती है, लोगों के इंटरेस्ट पे ध्यान नहीं देती। मार्क्सिस्ट theorists argue that true political equality cannot coexist with economic inequality। और वो ऐसा, उनका ऐसा मानना है कि इस तरह की लिबरल डेमोक्रेसी जो है इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को बढ़ाती है, आर्थिक असमानताओं को बढ़ाती है। क्यों? क्योंकि इसमें प्राइवेटाइजेशन पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है, कैपिटलिज्म में क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन होता है। प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है, सारा का सारा प्रॉफिट किसके पास जाता है, जो कंपनी का मालिक होता है, ठीक है। दे व्यू लिबरल डेमोक्रेसी एज अ मैकेनिज्म दैट perpetuate
class division and advocates for the overthrow of capitalism to establish a more egalitarian and socialist system, people's democracy establish करने की बात करते हैं वो बोलते हैं कि इस तरीके की जो समानता जो समाज है उदारवादी लोकतंत्र में जो भी कैपिटलिस्ट सोसाइटीज हैं इसमें क्लास डिवीजन को बढ़ा देते हैं, अमीर और अमीर होता रहता है, गरीब और गरीब हो जाता है, अमीर जो कैपिटलिस्ट हैं जो पूंजीवादी हैं वो खून चूस चूस के लोगों का अमीर होते रहते हैं। तो वो बोलते हैं कि इस तरह के सिस्टम को क्या कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए और एक इगैलिटेरियन होता है, मोर इगैलिटेरियन मतलब मोर अधिक समतावादी और सोशलिस्ट का समाजवादी व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए। किसकी जगह पे? उदारवादी लोकतंत्र की जगह पे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्रोसीड्यूरल एंड सब्सटेंटिव अकाउंट्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये हमारी इसी यूनिट का जो है पार्ट है। प्रोसीड्यूरल डेमोक्रेसी रेफर्स टू अ डेमोक्रेटिक सिस्टम इन विच द emphasizes is on procedures, rules and processes that govern the political system rather than specific outcomes of policies। जो प्रक्रियात्मक लोकतंत्र है वो एक ऐसी लोकतांत्रिक प्रणाली है जो जिसमें विशिष्ट परिणामों या नीतियों की बजाय उनकी प्रक्रियाओं, नियमों और नियमों पर जोर दिया जाता है जो राजनीतिक प्रणाली को नियंत्रित करते हैं। यानी कि जो प्रोसीड्योर्स हैं, जो नियम हैं, जो कानून है वो लोकतांत्रिक होने चाहिए। ठीक है, दिस टाइप ऑफ डेमोक्रेसी प्लेसेस अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइजेस ऑन फेयर एंड फ्री इलेक्शंस। तो इसमें प्रक्रिया में यहाँ से ही आप प्रोसीड्यूरल से समझिए, प्रक्रियात्मक लोकतंत्र से समझिए प्रक्रिया से, यानी कि जो डिसीजन मेकिंग की जो प्रक्रिया है वो एकदम लोकतांत्रिक होनी चाहिए। उसके लिए क्या होना चाहिए? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, यानी कि जो लॉ है वो जो लोग बनाते हैं उन पे भी लागू होना चाहिए, एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, लोगों की व्यक्तिगत जो अधिकार हैं उन और जो स्वतंत्रताएं हैं उनका प्रोटेक्शन होना चाहिए। प्रोसीड्यूरल डेमोक्रेसी का मतलब ये है। ठीक है, इन प्रोसीड्यूरल डेमोक्रेसी पॉलिटिकल डिसीजंस आर मेड थ्रू established and transparent procedures that are designed to ensure that all voices are heard and decisions are made through a process of consensus building and promise। ठीक है, तो जो इस तरीके का जो प्रक्रियात्मक लोकतंत्र में राजनीतिक निर्णय जो लिए जाते हैं वो पारदर्शी होने चाहिए, पारदर्शी प्रक्रियाओं के माध्यम से होने चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो भी निर्णय लिए गए हैं उसमें सभी की आवाज सुनी जाए और निर्णय जो है सर्वसम्मति के आधार पर लिए जाए, समझौते के आधार पर लिए जाए। ठीक है, पूरा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए उसमें। दिस टाइप ऑफ डेमोक्रेसी values the importance of procedural fairness and the impartiality of institutions and accountability of elected officials। और इस तरीके का प्रक्रियात्मक जो लोकतंत्र है वो निष्पक्षता, संस्थानों की निष्पक्षता और निर्वाचित अधिकारियों की जवाबदेही के महत्व को महत्व देता है। क्या मतलब है प्रोसीड्यूरल डेमोक्रेसी का? प्रोसीड्यूरल डेमोक्रेसी में क्या है, जो प्रोसीड्योर्स हैं, जो नियम कानून है वो फेयर होने चाहिए। जो भी प्रक्रिया है, कैसे कानून बन रहे हैं, कौन से कानून आ रहे हैं, वो सारे के सारे क्या होने चाहिए? पूरा के पूरा ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। ठीक है, substantive democracy is form of democracy that emphasizes the achievement of specific outcomes such as social and economic equality, protection of individual rights and promotion of certain values or ideals। जो वास्तविक लोकतंत्र है उसमें क्या बोला जाता है कि जो सिर्फ और सिर्फ प्रोसीड्योर्स पे ही, ऐसा ना हो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो गए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो गए तो काम खत्म नहीं, उसके आउटकम भी अच्छे आने चाहिए। जो निर्णय लिए जा रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए? सब कुछ होना चाहिए उसमें, जो है सामाजिक और आर्थिक समानता होनी चाहिए, व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा होनी चाहिए और बहुत जो भी मूल्य हैं, आदर्श हैं, उनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ये है सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी। सब्सटेंटिव प्रोसीड्यूरल डेमोक्रेसी में क्या, रूल्स एंड रेगुलेशंस डेमोक्रेटिक होने चाहिए, अच्छी तरीके से पूरा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, लोगों को जो है पॉलिटिकल राइट्स होने चाहिए, उनको वोट देने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी में जो आउटकम्स आ रहे हैं
जो अचीवमेंट्स हैं वो भी पूरे होने चाहिए, ठीक है ना। तभी वो, ऐसा ना हो कि नेताओं ने वादे किए कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, और जब उनको नेता बना दिया गया तो फिर क्या हुआ, भाड़ में जाए जनता। ऐसा नहीं होना चाहिए। सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी में क्या है, वो अकाउंटेबल है उस काम को करने के लिए, ठीक है। अनलाइक प्रोसीड्यूरल डेमोक्रेसी which focuses on the fairness and transparency of decision making processes, substantive democracy is concerned with the actual results of those decisions and their impact on society. प्रोसीड्यूरल डेमोक्रेसी में क्या है कि भाई जो गवर्नमेंट डिसीजंस ले रही है ना, वो पारदर्शी होनी चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि हम आर्मी के लिए इतना ये ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, या हम इस पर इतना खर्च कर रहे हैं, इस पर इतना खर्च कर रहे हैं। तो सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी में क्या, रिजल्ट भी दिखने चाहिए, ठीक है ना, कि जो डिसीजंस लिए थे उसका रिजल्ट भी दिखने चाहिए। आपने आर्मी पे इतना ज्यादा बजट खर्च कर दिया, लेकिन कोई देश, दूसरा देश आकर के क्या हो रहा है, हमारे बॉर्डर के अंदर आकर के घुस जा रहा है, ठीक है। तो वो कोई किसी तरीके का वो कोई रिजल्ट अच्छा नहीं निकला ना। इतना सारा उस पे फंड खर्च करने का क्या फायदा हुआ, जब हमें सुरक्षा ही नहीं मिली, जब आर्मी हमारे बॉर्डर की सुरक्षा ही नहीं कर पाई, तो क्या फायदा हुआ उस पे बजट खर्च करने का। समझ में आया सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी क्या होती है। अंडर सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी, the government is responsible for promoting the welfare of its citizens and ensuring that their basic needs are met, such as access to education, healthcare, housing and employment. सरकार जो है समाज कार्यों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसमें, सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी में, ठीक है। उसे ऐसे काम करने चाहिए जिससे कि लोगों की जो बेसिक जरूरतें हैं वो पूरी हो सके, शिक्षा, स्वास्थ्य उन्हें मिल सके, उन्हें आवास मिल सके, उन्हें रोजगार मिल सके। ये होती है सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी। While procedural democracy emphasizes fair and inclusive electoral processes, substantive democracy goes beyond the formalities and aims to achieve meaningful outcomes and social justice. जो प्रक्रियात्मक लोकतंत्र है उसमें क्या है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात कर लेते हैं कि भाई लोगों को का ये अधिकार है कि वो जो डिसीजंस लेंगे उनको चुनने का अधिकार है। लेकिन सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी का क्या मतलब है कि भाई उससे अच्छे वाले आउटकम्स भी आने चाहिए, जिससे कि सामाजिक न्याय समाज में बना रहे। सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी फोकसेस ऑन क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी, ये उसकी गुणवत्ता पर ज्यादा ध्यान देती है। एम्फेसाइजिंग द परस्यूट ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, इक्वालिटी एंड वेलफेयर ऑफ ऑल सिटीजन्स। और ये जो किस पर ध्यान केंद्रित करता है, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर, समानता और सभी नागरिकों के कल्याण पर ज्यादा जोर देता है सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी। कंटेम्परेरी, अब हमने अभी तक मॉडर्न इनोवेशंस इन डेमोक्रेसी पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं कंटेम्परेरी इनोवेशंस इन डेमोक्रेसी। कंटेम्परेरी मतलब समकालीन, ठीक है। कंटेम्परेरी इनोवेशंस इन डेमोक्रेसी refer to new ideas and practices that have emerged in recent years. ऐसे आइडियाज, ऐसी प्रथाएं, ऐसे विचार जो अभी के समय में, हाल फिलहाल के वर्षों में ही उभर करके सामने आए हैं, ठीक है। एमिंग एट इम्प्रूविंग गवर्नेंस एंड इंक्रीजिंग पब्लिक पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। क्यों उभर करके आए हैं ये, जिसका क्यों, उसका उद्देश्य क्या है, ताकि शासन में सुधार किया जा सके और निर्णय लेने की प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी ज्यादा बढ़ सके। सम ऑफ एग्जांपल्स ऑफ कंटेम्परेरी इनोवेशंस आर ई गवर्नेंस। अभी कंटेम्परेरी टाइम में क्या हो गया है, ई गवर्नेंस आ गई है। दिस इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहेंस डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस सच एज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, ऑनलाइन कंसल्टेशंस एंड पार्टिसिपेटरी बजटिंग। ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं, ई गवर्निंग, ई डेमोक्रेसी के, जिसमें क्या आ जाते हैं, ऑनलाइन परामर्श, भागीदारी, बजटिंग और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने में टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल होता है, ठीक है। ई डेमोक्रेसी अलाउ सिटीजन्स टू पार्टिसिपेट more easily and conveniently in democratic decision making process, increasing transparency and accountability। इससे क्या होता है, ज्यादा पारदर्शिता आती है और जवाबदेहिता बढ़ती है। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी, ये कंटेम्परेरी इनोवेशंस की हम बात कर रहे हैं। दिस इन्वॉल्व्स ब्रिंगिंग टुगेदर
diverse groups of people to engage in reasoned and respectful dialogue about important issues। डेलिब्रेटेड डेमोक्रेसी में क्या होता है? विचार विमर्श लोकतंत्र। इसमें महत्वपूर्ण मुद्दों में तर्कसंगत और सम्मानजनक बातचीत में लोग शामिल होते हैं और इसमें विभिन्न समूहों को एक साथ लाना शामिल किया जाता है डेलिब्रेट डेमोक्रेसी में। Deliberative democracy aims to promote a more informed and thoughtful decision making process, ensuring that decisions are made based on the best available evidence and consideration of diverse perspectives। जो अभी का जो डेलिब्रेटिव जो डेमोक्रेसी है उसका उद्देश्य क्या है? अधिक जानकारीपूर्ण और विचारशील निर्णय लेने की प्रक्रिया को बढ़ावा देना और यह सुनिश्चित करना कि निर्णय सर्वोत्तम उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर तथा विविध दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए लिए जाएं। ऐसा ना हो कि सरकार जो है कोई कानून पास कर रही है और किसी ग्रुप का उस पे ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम किसान बिल का यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। सरकार ने किसान बिल पास कर दिए लेकिन किसानों को लगा कि ये बिल सही नहीं है, उनको डिस्कशन के लिए नहीं बुलाया गया। तो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी में क्या होगा? उन्हें डिसीजन के लिए बुलाया जाएगा। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जो अलग अलग प्रेशर ग्रुप्स हैं डेमोक्रेसी में उनको बुलाया जाता है। ठीक है, उनसे निर्णय लिया, उनसे भी राय ली जाती है कि हम ये वाला कानून लेके आने वाले हैं, क्या ये सही है या नहीं है, उसको हम डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी बोलेंगे। ठीक है। सिटीजन्स असेंबलीज, दीज आर रैंडमली सिलेक्टेड ग्रुप्स ऑफ citizens who come together to focus on important issues and make recommendations for policy decisions। ऐसी अभी में क्या, अभी कंटेम्परेरी टाइम में क्या है? सिटीजन्स असेंबली भी हम इंडिया की भी अगर हम बात करें तो पंचायत में भी क्या होती हैं? ग्राम सभाएं होती हैं। ठीक है। These are randomly selected groups of citizens who come together to focus on important issues and make recommendations for policy decisions। इसमें छोटे छोटे ग्रुप्स जो होते हैं वो किसी मुद्दे पर बात करते हैं, उस पर फोकस करते हैं, फिर उसमें उसको माना जाता है कि इस पे कोई पॉलिसी बननी चाहिए, इस पे कोई कानून बनना चाहिए। Citizen assemblies are often used to ensure broader public input in decision making processes and promote more inclusive and participatory democracy। इससे क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है पार्टिसिपेट करेंगे डेमोक्रेसी की जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें। इससे और ज्यादा इंक्लूसिव होगी, समावेशी बनेगी वो डेमोक्रेसी। ठीक है, और लोगों की भागीदारी बढ़ेगी। लिक्विड डेमोक्रेसी, दिस इज अ हाइब्रिड डायरेक्ट और एंड representative democracy that allows citizens to delegate their voting power to others they trust on specific issues while retaining the ability to vote directly on other issues। लिक्विड डेमोक्रेसी में क्या होता है? यह प्रत्यक्ष और प्रतिनिधि लोकतंत्र का एक मिश्रण है जो नागरिकों को विशिष्ट मुद्दों पर अपनी मतदान शक्ति उन लोगों को सौंपने की अनुमति देता है जिन पर वे भरोसा करते हैं, जबकि अन्य मुद्दों पर सीधे मतदान करने की क्षमता बरकरार रखते हैं। ठीक है। लिक्विड डेमोक्रेसी में मतलब कुछ मुद्दों पर एक्सपर्ट्स को दे दिया जाता है कि भाई हमारे बिहाफ पर हमें इसका, आम जनता को तो इसकी कोई नॉलेज नहीं है, तो एक्सपर्ट्स को बुला लेते हैं, उनसे राय ले ली जाती है कि इस मुद्दे पर कानून बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। ठीक है, उसको हम लिक्विड डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल मान सकते हैं। Liquid democracy aims to increase citizen participation and promote more flexible and responsible decision making। लिक्विड डेमोक्रेसी भी जो है वो नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा देती है और अधिक ज्यादा फ्लेक्सिबल और बहुत ही ज्यादा हम बोल सकते हैं रिस्पॉन्सिव डिसीजन मेकिंग का ये एग्जाम्पल है एक। ओपन गवर्नमेंट, ये भी आज के जो समकालीन समय का जो है ओपन गवर्नमेंट भी एक विशेषता है, एक जो ऑलरेडी हमने मॉडर्न डेमोक्रेसी में भी इसको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो मुझे नहीं लगता कि इन सारे पॉइंट्स को हमें दोबारा से डिस्कस करने की जरूरत है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग भी सेम ही है, पार्टिसिपेटरी बजटिंग भी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है आप लोगों को। ये भी आप ये कंटेम्परेरी इनोवेशंस में भी डाल सकते हो और मॉडर्न इनोवेशंस में भी मॉडर्न डेवलपमेंट्स में भी ये सारी विशेषताएं आप डाल सकते हो। सिटीजन्स असेंबलीज, सोशल मीडिया, ओपन डाटा, ये सब ऑलरेडी हम लोग क्या डिस्कस कर चुके हैं, जो कि ऑलरेडी किसका पार्ट है? कंटेम्परेरी इनोवेशंस ऑफ डेमोक्रेसी एंड मॉडर्न डेवलपमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी,
ये सब सारी की सारी विशेषताएं हम मॉडर्न डेमोक्रेसी में भी देखते हैं। कुछ नई जो है ऐड हो गई हैं, जो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को डिस्कस कर दी है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो जो है समझ में आ गई होगी। अभी इसके और भी पार्ट्स आएंगे। नहीं, ये वाली यूनिट खत्म हो चुकी है। अब सेकंड यूनिट पे वीडियो बनाएंगे, तो जल्दी ही वीडियो सेकंड यूनिट पे भी जल्दी वीडियो आएगी, जल्दी अपलोड करूंगी। तो आप लोग वीडियो देखते रहिए। अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आता है तो आप लोग पूछ सकते हो।